Hello dear students, once again welcome to my channel Commerce Classes by BJ. So beta, today in this video we are going to cover the half portion of chapter banking which was left yesterday. So in this video we are going to start with the topic which I left with. It is called as money creation or credit creation. Money creation oblique credit creation. Here you need to understand that both the names are same. दोनों ही नाम एक जैसे हैं, चाहे वो मनी बोल लो चाहे उसको क्रेडिट बोल लो, क्योंकि मनी की वजह से ही क्रेडिट पॉसिबल होता है और क्रेडिट का मतलब हम जानते हैं उधार होता है। तो वो भी ट्रांजैक्शन किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? बिकॉज ऑफ द मनी पॉसिबल हो पाया। तो इसका नाम जो है वो है मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, क्योंकि क्रेडिट को भी हम मनी के समान ही मानकर चलते हैं। तो बेटा इस टॉपिक में आपको सबसे पहले दो चीज अज्यूम करनी पड़ेंगी, और अजम्पशन से पहले आप ये समझ लीजिए, जो टॉपिक मैंने आप लोगों का शॉर्ट में कंप्लीट करा था बैंक मनी, वो यही टॉपिक है। इसीलिए मैंने वहां पर आपको डिटेल्स में नहीं बताया था, क्योंकि हम लोग उस टॉपिक को यहां पर डिस्कस करने वाले थे प्रॉपरली। तो देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड पहले तो बैंक मनी होती क्या है। जब बैंक के पास कोई पैसा आता है, मतलब whenever the bank receives money in the form of deposits, तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा जो है बैंक अपने पास हमेशा जमा करके रखेगा, क्योंकि उस पैसे को जमा कर रखने पर कोई भी बैंक को लाभ नहीं होने वाला। तो बैंक उस पैसे को, डिपॉजिट को क्या कर देगा? लैंड कर देगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब वो लैंड करेगा तो ये प्रोसेस कहां जाएगा? इकोनॉमी के अंदर जाएगा। अब इकोनॉमी में, क्योंकि आप जानते हैं सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है, चैप्टर 1 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जहां पर इनकम लगातार इकोनॉमी के अंदर गोल 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 घूमती रहती है। आज आपके पास पैसा है तो कल किसी और के पास पहुंच जाएगा, और ऐसे करते 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 ये प्रोसेस क्या कर देता है? एक्चुअल मनी से कई गुना ज्यादा मनी को क्रिएट कर देता है। मार्केट में एक्चुअली में होंगे 1000 रुपए, पर वो प्रिटेंड हो रहे होंगे 1000 रुपए से कई गुना ज्यादा, 2000, 4000, 10,000। उसका कारण क्या है? जितना प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन फास्ट होगा, उतना ही बैंक मनी के थ्रू मनी क्रिएट कर पाएगा, पर वो रियल मनी के रूप में क्रिएट नहीं होता। इट इज ओनली अ वर्चुअल मनी। मतलब आप ये नहीं कह सकते डायरेक्टली कि वो प्रिंटेड नोट्स ही नोट्स है, प्रिंटेड करेंसी है। वो करेंसी सिर्फ सर्कुलेशन की वजह से इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस यू हैव टू अज्यूम टू थिंग्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। द फर्स्ट assumption is that entire banking system as single unit, and that single unit will be termed as banks. इसका मतलब क्या है? कोई भी आप ट्रांजैक्शन कहीं से भी कर रहे हैं, पूरी बैंकिंग सिस्टम में कोई सा भी प्राइवेट बैंक है, कोई सा भी गवर्नमेंट बैंक है, या दुनिया जहान का कोई भी XYZ बैंक से एफिलिएटेड चीज है, तो आप सबको क्या मानकर चलोगे? एक सिंगल यूनिट के बतौर कंसीडर करोगे, और उस सिंगल यूनिट को आप लोग बोलोगे बैंक। दूसरी चीज आप लोग ये मानकर चलोगे कि हमारी इकोनॉमी कैसी है? कैशलेस इकोनॉमी है। अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो कैशलेस का मतलब यहां पर क्यों बताया गया है कि कोई भी कैश का ट्रांजैक्शन ना हो, या फिर सारे ट्रांजैक्शन जो रूटेड हो वो इस बैंक यूनिट के थ्रू हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे कैनरा बैंक हो, चाहे SBI हो, चाहे XYZ कोई सा भी बैंक हो, बट आप मेक श्योर करेंगे कि जितने भी आपकी इकोनॉमी के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सारे इसी बैंकिंग के थ्रू ही होने चाहिए। ठीक है, जब आप ऐसे दोनों पॉइंट कर लेंगे तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा दो तरह के डिपॉजिट्स। एक डिपॉजिट को हम लोगों ने नाम दिया प्राइमरी, और दूसरे डिपॉजिट को नाम दिया हम लोगों ने सेकेंडरी। एज यू ऑलरेडी नो, प्राइमरी का मतलब पहली बार और सेकेंडरी का मतलब उसके बाद वाले जितने भी स्टेजेस होंगे। तो फर्स्ट टाइम जब पहली बार कोई पैसा बैंकिंग सेक्टर के अंदर एंटर करता है तो बैंक उसको नाम देते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स, और वही पैसा जब बार बार सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, जितनी बार बैंकिंग में लौटकर वापस आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा क्या हुआ बैंकिंग में पैसा आया? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है, द ट्रांजेक्शन वी आर अज्यूमिंग दैट आवर इकोनॉमी इज अ कैशलेस इकोनॉमी,
जहां पर कैश के ट्रांजेक्शन को हम लोग नल एंड वॉइड मानकर चल रहे हैं, और सारे ट्रांजेक्शन किससे हो रहे हैं, हमारे सारे के सारे ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हो रहे हैं। तो अगर मान लीजिए मैं आपको पैसा पे करूंगा तो वो भी आपके बैंक में जाएगा, फिर आप किसी को पे करेंगे तो वो भी उसके बैंक में जाएगा, तो बैंक से बैंक ये क्या होता रहेगा, सर्कुलेट होता रहेगा। ठीक है। अब दूसरी चीज आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझना पड़ेगा वो समझना पड़ेगा अबाउट LRR। अब ये LRR क्या चीज है, दिस LRR स्टैंड्स फॉर लीगल रिजर्व रेशियो, विच मीन्स कि लीगल, पहले तो ये लीगल है तो मतलब कानून ने बनाया होगा, और मैंने आपको एक हल्का सा आइडिया दिया था कि हमारी एंटायर बैंकिंग यूनिट को, जितनी भी हमारे बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोलर कौन है, RBI, दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे हम इसको सेंट्रल बैंक बोलते हैं, मतलब दुनिया में किसी भी देश की अगर बात करोगे तो हर देश के अंदर उसका सेंट्रल बैंक होता है। क्योंकि यहां हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो इंडिया के टर्म्स में उसको हम लोग नाम दे देते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट मीन्स RBI। अब क्या है बेटा, ये जो RBI है, ये RBI आपको बड़े नॉर्मली क्या कहेगा कि आपको मेरे प्रोटोकॉल्स को क्या करना है, फॉलो करना है। तो RBI ने इंस्ट्रक्शन दिया किसको, RBI ने इंस्ट्रक्शन दिया हमारे सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स को। क्या इंस्ट्रक्शन दिया बैंक्स को कि जब भी आपके पास पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आएगा, सपोज करो इतनी मनी आपके पास आई, तो उस मनी में से आपको क्या करना पड़ेगा, एक सर्टेन पोर्शन ऑफ मनी को निकालकर क्या करना पड़ेगा, एज अ रिजर्व आपको अपने पास रखना पड़ेगा। तो ये जो पैसा है, इतना पैसा आप एज अ लीगल रिजर्व रेशो निकालकर इसको अपने पास रखेंगे। अब ऐसा क्यों करा गया, RBI ने करे इसके दो टुकड़े, एक टुकड़े को बोला गया CRR और दूसरे को बोला गया SLR। CRR स्टैंड फॉर कैश रिजर्व रेशो और SLR स्टैंड फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। SLR वाला पैसा तो बैंक से कहा गया कि बैंक प्लीज कीप दिस मनी विद यू, क्योंकि जब कस्टमर पैसा लेने आए तो आपके पास लिक्विड कैश में अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उसको क्या कर दें, मना कर दें और आप उससे बोल दें कि नहीं भाई हम तो आपको पैसा नहीं दे सकते, तो बैंक आपका कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज कस्टमर विल फील एनॉयड। तो इसलिए बैंक ने कहा कि जितना भी पोर्शन मैं आपसे कह रहा हूं उस पोर्शन का आधा टुकड़ा कर लो, और आधा टुकड़ा तो आप SLR में डाल दो और आधा टुकड़ा CRR की फॉर्म में डालकर RBI के पास भेज दो, क्योंकि RBI आपका गारंटर है, सिक्योरिटी है, और RBI ही आपका एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो सारी चीजों को चला रहा है। तो कुछ ना कुछ पैसा आप उसको दोगे इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। पर हाँ, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि वो पैसा RBI का हो गया, इट इज ओनली अ फॉर्म ऑफ रिजर्व जो कि वापस बैंक के पास ही आएगा। ओनरशिप किसकी है, बैंक की है, बस फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी किसके पास रखा हुआ है, RBI के पास रखा हुआ है। SLR का पैसा हम लोगों ने अपने पास मेंटेन करके रखा। तो आई होप आप लोगों को LRR समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल के बतौर अगर सपोज करिए RBI ने कहा कि जो LRR का मैं रेट डाल रहा हूं वो है 20%, तो आप समझ जाइएगा बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आएगा, सपोज 1 करोड़ रुपीस डिपॉजिट आया, तो उस 1 करोड़ रुपीस का 20%, इसका मतलब 20 लाख रुपीस उसको किस में डालने पड़ेंगे, रिजर्व में डालने पड़ेंगे। और उस 20 लाख में से भी दो टुकड़े करेगा, 10 लाख SLR में डालेगा और 10 लाख वो CRR के अंदर डालेगा। वंस दिस फॉर्मेलिटी इज कंप्लीटेड, बाकी के जो बचे हुए अमाउंट है 80 लाख रुपीस, वो बैंक के पास अथॉरिटी है कि वो बैंक उसको आगे लोन्स के बतौर सैंक्शन कर सकता है। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक क्विक गो में फटाफट से रिवीजन देता हूं। RBI ने कहा LRR मेंटेन करो, LRR का जो रेट फिक्स करा वो RBI ने फिक्स करा, उतना परसेंटेज अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, रिजर्व्स के रूप में डालना पड़ेगा, और बाकी का बचा हुआ पैसा आप लोग क्या कर सकते हैं, लोन्स के रूप में बैंक को आगे मतलब पब्लिक को सैंक्शन कर सकते हैं। ठीक है। अब इस जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है और यह मनी क्रिएशन प्रोसेस है, इसको समझने के लिए आपको यही पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी के अंदर एक्चुअली में RBI ने क्या कहा और एक्चुअली में RBI कैसे फंक्शन करता है। बेटा अगर आप लोगों को कुछ चीज समझ में ना आ रही हो तो प्लीज कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, और जो भी आपका डाउट्स है वो जल्दी से जल्दी सेटिस्फाई करने की कोशिश किया जाएगा। अगर मुझे लगेगा कोई ऐसा मेजर डाउट है
जो शायद सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो मे बी उसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो डाउट सेशन के अंदर या शॉर्ट वीडियो शॉर्ट्स के अंदर हम लोग अपलोड कर देंगे, जैसा भी है। फिलहाल आप लोगों को इतना समझ में आ जाना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी चीजें चल रही हैं वो चीजें किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड है, हमारे बैंकिंग सेक्टर से एसोसिएटेड है। अब क्योंकि आज प्रेजेंट वर्ल्ड की अगर बात करेंगे तो प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर भी हमारी इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा मेन रोल है, और ये सारे प्रोसेसेस आप लोगों को टिप्स पे याद होने चाहिए आगे के लिए भी, ताकि आप हमारी इकोनॉमी की टेंडेंसीज को समझ सकें कि हमारी इकोनॉमी कहाँ वर्क कर रही है, हमारी इकोनॉमी अपलिफ्ट हो रही है या इकोनॉमी के अंदर डाउनफॉल हो रहा है, रिसेशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है। ये कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको फेमिलियराइज होने चाहिए। अब देखिएगा, मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊंगा जिस टेबल से आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि मनी क्रिएशन प्रोसेस या क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस किस तरह से वर्कआउट करता है। ठीक है, तो लेट अस बिगिन द फॉर्मेशन ऑफ द टेबल। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, नाउ सी, पहला जो हमारा कॉलम है उसमें हम लोगों ने ये राउंड्स का कॉलम है। राउंड्स का मतलब क्या है कि यहां पर मनी कितनी बार आपके बैंकिंग सेक्टर में एंटर कर रही है। दूसरा कॉलम आपका आया है डिपॉजिट्स का, तीसरा कॉलम आपका आया है लोन्स का, और फोर्थ कॉलम जो आप लोगों ने बनाया वो कैश रिजर्व्स। ठीक है, या तो कैश रिजर्व्स बोल लीजिए या फिर LRR का परसेंटेज बोल लीजिए। ठीक है ना, LRR को हमने कितना माना है, 20% माना है। तो लेट अस बिगिन। पहले राउंड में पहले डिपॉजिट को क्या बोला गया, इनिशियल डिपॉजिट। अभी मैंने आपको लोगों को बता दिया, पहली बार बैंकिंग सेक्टर में जो पैसा आता है उसको हम लोग इनिशियल डिपॉजिट भी बोल सकते हैं या फिर प्राइमरी डिपॉजिट भी बोल सकते हैं। आप कंफ्यूज ना हो, इनिशियल का मतलब भी पहली बार होता है और प्राइमरी का मतलब भी पहली बार होता है। तो जो डिपॉजिट आया वो आए 1000 रुपीज। 1000 में से 20% मतलब 200 रुपए आपने किस में डाल दिए, एज अ कैश रिजर्व में डाल दिए, और बाकी के 800 रुपए आपने लोन के बतौर सैंक्शन कर दिए। अब ये जो 800 आपने लोन दिया, ये क्या हुआ होगा बेटा, किसी दूसरे के अकाउंट में जाके क्रेडिट हुआ होगा। तो राउंड 2 के अंदर, या फर्स्ट राउंड कह सकते हो आप इसको, या फर्स्ट यू कैन कॉल इट एज फर्स्ट राउंड, क्योंकि ये प्राइमरी डिपॉजिट है। पहले राउंड में ये बैंकिंग सेक्टर में कितने रुपए लौट कर आए, 800 लौट कर आए। अब बैंकिंग सेक्टर क्या करेगा, 800 रुपए पे 20% मतलब 160 रुपीज वो फिर से इसमें से कट कर लेगा और 640 को आगे दोबारा लैंड कर देगा। 640 फिर दोबारा राउंड 3 में, राउंड 2 में क्या करेंगे, घूमकर बैंकिंग सेक्टर के अंदर वापस आएंगे, जिसमें से 128 रुपीज तो रिजर्व में चले जाएंगे और 512 आपके फिर से लोन के बतौर चले जाएंगे। यही प्रोसेस आपका बार बार क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। यही तीनों स्टेप जैसे यहां पर रिपीट हो रहे हैं वैसे रिपीट होते रहेंगे। कब तक, जब तक आपका जो इनिशियल डिपॉजिट मतलब पहली बार जो पैसा नहीं आया था वो सम टोटल किसके बराबर ना हो जाए, आपके रिजर्व्स के बराबर ना हो जाए। मतलब जो पहली बार 1000 रुपए आए थे उतना पैसा बैंक ने अपने पास बचा लिया। अब बैंक का पैसा जो पहली बार आया था वो बैंक के पास सेफ एंड सिक्योर है, और जब तक आप देखोगे तो कई गुना ज्यादा लोन्स क्रिएट हो चुके होंगे और कई गुना ज्यादा इससे डिपॉजिट्स क्रिएट हो चुके होंगे। तो लोन्स कितने आ जाएंगे यहाँ 4000 के, और डिपॉजिट्स आ जाएंगे आपके 5000 के। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, ये यहां से कैसे आया, ये आप लोग समझ लीजिएगा। इसके लिए मनी मल्टीप्लायर एक फॉर्मूला होता है, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में एक फॉर्मूला होता है, दैट इज कॉल्ड एज मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर या फिर डिपॉजिट मल्टीप्लायर। तीनों इसके नाम है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, तीनों नाम है इसके। मनी मल्टीप्लायर नॉर्मली बोल सकते हैं इसको, क्रेडिट मल्टीप्लायर बोल सकते हैं, या फिर डिपॉजिट मल्टीप्लायर बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये जितना भी आपका मल्टीप्लायर्स है नाम इनके सेम है। अब ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/LRR। सिंपल सी बात, मतलब किसकी वैल्यू के ऊपर निर्भर करेगा, LRR की वैल्यू के ऊपर निर्भर करेगा कि मनी मल्टीप्लायर कितना ज्यादा होगा। और जितना ये आएगा, सपोज करो ये 3 आ रहा है तो इसका मतलब 3 टाइम्स ज्यादा क्रिएशन हो रहा होगा। अगर सपोज करो ये 5 आ रहा है तो 5 टाइम्स हो रहा होगा, 10 आ रहा है तो 10 टाइम्स हो रहा होगा। ये आपको पता कैसे चलेगा, जैसे सपोज करिए यहां पर इसी फॉर्मूले को रखते हैं, मतलब इसी सिचुएशन को रखते हैं 1/20%, परसेंटेज का साइन हटा, ऊपर आ गया 100, 100 डिवाइडेड बाई 20 दैट मींस 4। तो यहां पर मनी मल्टीप्लायर क्या शो करेगा कि हर 1 रुपया जो लोन के बतौर गया है, हर 1 रुपया जो सेविंग में गया है वो आपका क्या करेगा,
कई गुना ज्यादा डिपॉजिट्स को और लोन को क्रिएट करेगा। तो ये 4 टाइम्स कैसे हुआ, देखो ये 1000 है और लोन्स कितने क्रिएट हो गए इसकी वजह से 4000 के, और लोन और रिजर्व का पैसा मिलाकर ही क्या बनता है दोनों का, ये टोटल आपका डिपॉजिट्स बन जाता है। तो टोटल डिपॉजिट्स 5000 हो गए, पर लोन कितने के बन गए 4000 रुपीज के उस 1000 रुपीज से। तो मनी मल्टीप्लायर क्या शो करेगा कि जितना आपका एलआरआर ज्यादा होगा, एलआरआर ज्यादा होगा, अच्छा ये अपॉन में है, एम के अपॉन में है एलआरआर, इसका मतलब व्हाट इट इज शोइंग, इट इज शोइंग कि जितना भी एलआरआर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, जितनी भी वैल्यू एलआरआर की इंक्रीज होगी उतनी ही मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी, और जितनी एलआरआर की वैल्यू कम होगी उतना ही मनी मल्टीप्लायर बढ़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैसे रिलेटेड हैं, इनवर्स रिलेटेड हैं। अब 1/10% होता सपोज करिए, तो वैल्यू क्या हो जाती 100/10, इसका मतलब 10 टाइम्स। तो जस्ट किससे, सॉरी माय मिस्टेक बेटा, इसमें मैंने एक छोटा सा पॉइंट गलत कर दिया, 20 डिवाइडेड बाय 5 ये 5 टाइम्स होगा, और ये क्या दिखाएगा, रिजर्व्स का 5 टाइम्स क्रिएट हो चुका है क्या, डिपॉजिट्स आपका। बात वही है, लोन 4 टाइम होगा क्योंकि 1000 रुपए जो है इसमें से कट हो गए और वो आप लोगों का डिपॉजिट्स में आ गए। तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जितना जैसे अभी 10 टाइम्स आया है, तो यहां पर क्या बताएगा कि हर 1 रुपया जो आप रिजर्व के बतौर रख रहे हैं वो आपका क्या कर रहा है, कई गुना ज्यादा इनकम क्रिएट करके दे रहा है। तो यहां देखिएगा पहली बार जो डिपॉजिट आया उसका 5 टाइम्स इनिशियल फाइनल डिपॉजिट हो गया, या फिर यहां कह सकते हो पूरा रिजर्व जो बना हुआ है उसका 5 टाइम्स ही आपका डिपॉजिट्स हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर या फिर मनी मल्टीप्लायर। इसकी एक डेफिनेशन है छोटी सी, आई एम रीडिंग इट, थोड़ा समझ लीजिएगा। थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट इन फार एक्सेस ऑफ द इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट। मतलब पहली बार जो आपका डिपॉजिट बैंक में आया है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू पीपल कि कितना डिपॉजिट हमारे पास पहली बार बैंक में आया है, हमारे पास 1000 रुपीज का डिपॉजिट पहली बार बैंक में आया है, और इसकी वजह से जो क्रेडिट क्रिएट हुआ वो हुआ 5000 का। इट मींस 1000 से 5000 जनरेट हुए, मतलब 5 टाइम्स एक्स्ट्रा पैसा हमारा जनरेट हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस जनरेटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स which helps into creation of more and more बैंक मनी इन द इकोनॉमी। अब बेटा जो लास्ट टॉपिक इसका रह गया है वो है पूरा का पूरा सेंट्रल बैंक के ऊपर। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद सेंट्रल बैंक जो है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा कवर करवा दिया जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हैं कमेंट करके, एज आई एम ऑलरेडी सेइंग टू यू। और दूसरी चीज प्लीज बेटा, जरा सी जो मिस्टेक मैंने बोल दी है उसमें वो 4 और 5 की हो गई है। 5 टाइम्स डिपॉजिट क्रिएट हुए हैं, इनिशियल डिपॉजिट से 5 गुना ज्यादा क्रिएट हुए हैं, क्योंकि मल्टीप्लायर की वैल्यू वहां पर क्या आ रही है 5 आ रही है। तो मतलब हर बार हर 1 रुपया कितनी रिजल्टेंट करेगा 5, और नीचे वाले में अगर 10 आ रहा है तो 10, हर बार ये वैल्यू चेंज होगी। लेकिन आपको याद जो रखना है वो क्या रखना है, मनी मल्टीप्लायर और एलआरआर इनवर्सली रिलेटेड हैं। एलआरआर जितना बढ़ता जाएगा मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, और एलआरआर जितना कम होता जाएगा मनी मल्टीप्लायर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हो और आप लोगों को टॉपिक्स भी समझ में आ रहे होंगे बेटा। अगर आप लोगों को सब चीज अच्छी लग रही है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। योर लाइक्स आर माय पर्सनल मोटिवेशंस, जिसकी वजह से मैं वीडियो आगे भी कंटिन्यू करता रहूंगा। थैंक यू।